Assalamu alaikum, dear students. I hope all you are will be fine. It is Dr. Mahaz here. स्टूडेंट हमने जो अपने प्रीवियस जैसे कि आपको याद हो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है एक सेल्यूलर ऑर्गेनेल से बात स्टार्ट की थी, न्यूक्लियस से, ठीक है। फिर न्यूक्लियस पे हमने फर्स्ट लेक्चर बनाया था और ये हम दूसरा जो है उसमें छोटे मोटे मतलब टॉपिक्स रह गए थे। हम अपनी कोशिश करते कि इसको क्लियर करवा दें, लेकिन बालफाजली कर इंशाल्लाह जो है ये हम फिर अगर सेल साइकिल के चैप्टर की तरफ जाएंगे, सेल साइकिल पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हम वहाँ इसको क्लियर करेंगे, या फिर जेनेटिक्स में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम जब जाएंगे तो इंशाल्लाह और इसको टाइम टाइम के साथ क्लियर किया जाएगा, ठीक है बेटा। बट अब हम स्टार्ट लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इन चीज़ों को दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है कि न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस सेंट्रल कोर है, ठीक है। इसको मैंने आपको बोला था, इसको ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। फिर हम एक बात पे आ गए थे। आज मेरा कंसर्न इस पॉइंट के साथ होगा। हम एक बात पे आ गए थे बेटा, वो बात ये थी कि ये जो है आज हम इसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम के बारे में बात करते हैं। तो बात ये थी कि हमने कहा कि जब हम न्यूक्लियस के अंदर जाए, न्यूक्लियोप्लाज्म नजर आएगा, उसमें न्यूक्लियोटाइड ये सब कुछ चीजें होंगे। तो एक बात हमने ये भी की थी कि वहां पे हमें क्रोमेटिन मटेरियल नजर आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा कि क्रोमेटिन मटेरियल असल में है क्या चीज, ठीक है। इधर मैंने लिखा है बेटा, क्रोमेटिन मटेरियल ये एक ऐसा मटेरियल है जो किन चीजों से बने हैं। इनमें हमारे पास डीएनए और इसके साथ प्रोटीन, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होंगे, और उस प्रोटीन का नाम क्या होगा? उसका नाम हिस्टोन होगा, ठीक है। ये क्रोमेटिन मटेरियल ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब ये क्रोमेटिन मटेरियल जो है आपस में, अच्छा, जब ये दोनों क्रोमेटिन मटेरियल, ये क्रोमेटिन मटेरियल में क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल की कॉम्बिनेशन जो है सिंपल, मतलब यही कंसेप्ट आपको मैं क्लियर करवाना चाहता हूँ कि आपका कंसेप्ट आज के बाद ऑनवर्ड क्लियर हो जाए, आपको इसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है बेटा। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं। सो देखिए, ये जो आपको नजर आ रहा है, इसको मैंने तकरीबन जो लिखा हुआ है, इसको मैंने क्रोमेटिन मटेरियल, ये जो है हमारे पास ये क्रोमेटिन है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? क्रोमेटिन मटेरियल आप लिख लिए, चलो सिंपल क्रोमेटिन लिख ले, मैं आपको समझाता हूँ उसके बाद, ठीक है। ये क्रोमेटिन एक धागे है, जो ये तार वाली चीज है, ये धागे जो है, ये आपको जो थ्रेड नजर आ रहा है, ये क्रोमेटिन है। अभी यह बात आ रही है बेटा क्रोमेटिन मटेरियल की। ये वो मटेरियल है जो हमारे साथ क्रोमेटिन बनाते हैं, ठीक है। लेकिन क्रोमेटिन को हम बाद में अच्छी तरह से समझ लेंगे जब हम इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन पहले हम जाते हैं, ये क्रोमेटिन मटेरियल काम क्या करता है बेटा। ये क्रोमेटिन मटेरियल जो है, फॉर एग्जांपल मैंने एक मटेरियल ये ले लिया, क्रोमेटिन ले लिया, ठीक है, क्रोमेटिन फाइबर ले लिया। जब बेटा इस क्रोमेटिन फाइबर का क्या होगा? कंडेंसेशन। ये वो केमिस्ट्री वाला कंडेंसेशन नहीं होगा, ठीक है। जब इसका कंडेंसेशन होगा, मतलब इसका फोल्डिंग होगा, फोल्डिंग होगा, तो उसका मतलब क्या होगा कि जब इसका लेंथ ज्यादा है, क्या है, लेंथ इसका फॉर एग्जांपल ज्यादा है, लेकिन ये पतला है, थिन है, ठीक है। जब ये अपने आप को फोल्ड करेगा तो इसका लेंथ कम होता जाएगा, लेकिन एक बात और होगी, जब इसका लेंथ कम होता जाएगा तो ये इसका साइज जो है वो बढ़ता जाएगा। यानी इसकी विड्थ में मतलब क्या है कि इसकी डायमीटर जो है वो बढ़ जाएगी, ये मोटा हो जाएगा। इधर ये लंबा तो था लेकिन पर पतला था, और इधर जो है ये अगर छोटा होता है तो जाहिर सी बात है ये फिर क्या होगा, ये होएगा मोटा। फिर जब इसकी एक ऐसी कंडीशन आती है, देखो बेटा, इससे फिर बन जाएगा, इसकी फर्दर फोल्डिंग होगी तो इससे हमारे पास इस क्रोमेटिन से, इसको मैंने क्या नाम दिया है? क्रोमेटिन, ठीक है। इस क्रोमेटिन से क्या बनेगा? इससे क्रोमोसोम मौजूद बनेगा। हम जानते हैं बेटा, आप लोगों को भी पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे अक्सर इस तरह आता है। अगर मैं इसको मिटा दूं, क्या आपको जो है अक्सर ही आपको अभी तक जो है आपने प्रीवियस क्लासेस में या लोअर क्लासेस में या हाई क्लासेस में जो हो या लोअर में हो, आपने देखा होगा आपको अक्सर यू आता है यार इधर, हाँ इसके अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, वो इस किस्म के होते हैं, ठीक है। और अक्सर एक्सप्लेन करते रहते हैं ये लोग। अच्छा, ये क्रोमोसोम तो है, लेकिन हम आते हैं ये क्रोमोसोम कहाँ से आते हैं, ठीक है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये बेसिक में बनते कैसे है, इसका क्या फिनोमेना है, ठीक है। तो बेटा जब क्रोमेटिन मटेरियल अपनी कंडेंसेशन करता है, ये फॉर एग्जांपल हम
मटेरियल ले ले, इसको हम क्या ले ले, इसको हम क्रोमेटिन मटेरियल ला ले और इसकी हम कंडेंसेशन करवाए, तो ये असल में हमारे पास क्या देता है, ये हमें यू देगा, क्रोमोसोम देगा। ठीक है, फिर इसमें मैं बाद में आपको मजीद समझाता हूँ। जब आते हैं हम, बेटा मैंने आपको एक वर्ड बोला था क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल दो चीजों के मजमूए से बनेगा। इसमें हमारे पास डीएनए होगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें इसके पास स्पेशल प्रोटीन होंगे, ठीक है, और इसकी स्पेशल प्रोटीन जो होंगे इसका क्या होगा, इसका होगा हिस्टोन प्रोटीन, इसका नाम होगा हिस्टोन प्रोटीन। प्लस इसके साथ अगर क्रोमेटिन की कॉम्बिनेशन में जाए तो इसके साथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी हिस्सा लेते हैं क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बनाने में, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और हिस्टोन प्रोटीन, ये सारी चीजें जब हमारे साथ कंबाइन होंगे तो ये क्या करेगा, ये हमारे साथ क्रोमेटिन मटेरियल बनाएगा। ये अब एक ऐसा मटेरियल है कि अब हम क्रोमेटिन मटेरियल, अच्छा ये क्रोमेटिन मटेरियल बनाएगा। ठीक है, अब हम जाते हैं ये हिस्टोन और ये जो है इसकी ऑर्गेनाइजेशन, या ये डीएनए और हिस्टोन किस तरह ये प्रोटीन कंबाइन हो जाते हैं। बेटा देखो, फिनोमेना ये है कि बेटा हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन जो है उसकी, ये जिधर मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है, ये असल में 8 मॉलिक्यूल है। कितने हैं, 8 मॉलिक्यूल। जब हिस्टोन मॉलिक्यूल मतलब हिस्टोन प्रोटीन, सॉरी हिस्टोन प्रोटीन की 8 मॉलिक्यूल, ये वैसे पर आपको नजर 4 आ रहे हैं, लेकिन बाज चीज 3 डायमेंशनल होता है तो फिर हम अच्छी तरीके से नजर नहीं आता। ये असल में इस तरह है बेटा, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, ये 1, ये 2, ठीक है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और फिर इसके बाद अगर आप नीचे जाएंगे तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ये टोटल कितने बनते हैं, अगर इसको हम ले ले यू इस तरह कर ले आप, ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, लेकिन ये 3D स्ट्रक्चर है, उस साइड पे ले ले, ठीक है। तो ये टोटल कितने होते हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन, इसको हिस्टोन ऑक्टोमर कहा जाता है। ठीक है बेटा, हिस्टोन ऑक्टोमर इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें कितने मोनोमर्स कंबाइन होते हैं, मतलब कितने मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं, ऑक्टा मीन 8 हिस्टोन प्रोटीन कंबाइन होते हैं। और इसमें ये जरूरी नहीं है कि मैं इसके डिटेल में चला जाऊं। ये इसमें हमारे पास होते हैं H2A, ठीक है बेटा, इसमें वो उसका नाम ये है, फिर क्या है H2B, ठीक है बेटा, और फिर हमारे पास है H3, ठीक है, और फिर उसके बाद है H4। ये प्रोटीन, हर प्रोटीन के 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होएंगे तो फिर हमारे पास 8 मॉलिक्यूल क्या बनाएंगे, एक कोर बनाएगा 8 मॉलिक्यूल का, एक गचा बनाएगा, एक बिड, एक तस्बीह की दाने नहीं होते, एक बिड जो, तो वो ये इस तरह बनाएंगे। लेकिन उसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि इसको फिर हर इसमें से हर एक प्रोटीन को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये 4 है तो ये सारे प्रोटीन को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हर मॉलिक्यूल 2 होंगे, मतलब H2A भी 2, H2B भी 2, H3B 2 मॉलिक्यूल। जब ये कंबाइन हो जाते हैं तो हमारे पास एक सेंट्रल पार्ट बनाते हैं, इसको हम हिस्टोन ऑक्टोमेर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हिस्टोन ऑक्टोमेर, ठीक है बेटा। यहाँ पे एक और बात होती है, यहाँ पे हमारे पास एक बात ये होती है कि जब ये कंबाइन हो जाते हैं तो इसके ऊपर ये डीएनए जब होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, आप लोगों ने जो है डीएनए का नाम सुना होगा बेटा, कि डीएनए हमारे पास क्या होती है, डीएनए हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अपने साथ रिपोजिट करता है या अपने साथ सेव करता है, या इसके पास मालूमात पड़ी होती है, बोर्ड और सारे, ठीक है। तो जब ये डीएनए इसके साथ रैप अराउंड करेगा, ठीक है, तो फिर ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनेगा। यह हमें आपको प्रेजेंट कर, ये हमारे पास हिस्टोन ऑक्टोमर हो गया, इसमें हमारे पास कितने हो गए, 8 मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है। इसमें बेटा एक और आता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक और हिस्टोन होता है, वो इस तरह जो है उसके बीच में से आता है, लेकिन उसका काम ये होता है कि ये हिस्टोन ऑक्टोमर के ऊपर जब ये डीएनए है, इसको ये क्या करता है, ये इसको मतलब इसको डट के रखता है, इसको इसके साथ अटैच रखता है, इसके साथ चिमट के रखता है कि ये फिसल न जाए, और इसका स्ट्रक्चर जो है वो वो स्ट्रक्चर जो है उसका डिस्टर्ब ना हो जाए। इसको हिस्टोन 1 या H1 का नाम दिया जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, लेकिन ये अक्सर आपको इधर नजर में आएंगे, ठीक है बेटा। ये तो ये काम इसका क्या होगा, हिस्टोन 1 का ये काम होगा
कि आपके साथ जो है ये चीजें फिसल जाए। अब देखते हैं बेटा, जब हमारे पास 8 हिस्टोन प्रोटीन मिल जाए और इसके ऊपर डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड है ये इसके ऊपर से इस तरह जो है चक्कर लगाइए, रेप, इसको इंग्लिश में हम रेप कहते हैं, लेकिन जब ये इसके आर पार से गुजर जाए और फिर यहाँ दूसरे एक अक्टोमर के पास आएंगे, तो पहले अक्टोमर प्रोटीन और उससे रेप डीएनए और उसके दरमियान जो ये जितना डीएनए है इसको बेटा हम लिंकर डीएनए कहते हैं। बेटा हम इसको क्या कहते हैं? लिंकर डीएनए। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट ने देख लिया लिंकर डीएनए। ठीक है, इसको लिंकर क्योंकि ये इस एक स्ट्रक्चर है, अभी मैं बता दूंगा आपको न्यूक्लियोसोम, क्योंकि ये इस स्ट्रक्चर, इस यूनिट और इस यूनिट को आपस में मिला आ रहे हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने जब देखा तो ये सिचुएशन था लिंकर डीएनए। ठीक है, तो लिंकर डीएनए और ये हिस्टोन अक्टोमर जब ये हमारे पास कंबाइन हो जाते हैं एक यूनिट बनाता है, इसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और न्यूक्लियोसोम जो है दिस इज अ यूनिट, क्या है? आप क्रोमेटिन मटेरियल, यानी क्रोमेटिन मटेरियल जो है ये एक ऐसे मटेरियल है जिसमें हमारे पास डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन होंगे। ठीक है, इसमें नॉन हिस्टोन उसकी तरफ में बाद में आता हूँ। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास होंगे, तो ये एक यूनिट बनाएगा बेटा, इसको हम न्यूक्लियोसोम का नाम देंगे। ठीक है, जब ये न्यूक्लियोसोम और जब ये डीएनए कंबाइन हो जाता है बेटा, ये क्या है बेटा? ये याद रख ले। ठीक है, ये डीएनए। ठीक है बेटा, क्या है? डीएनए। ये बाद में आपको मैं सारे टर्म्स क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, न्यूक्लियोसोम हमारे पास सबसे छोटा यूनिट हो गया ये क्रोमेटिन मटेरियल का, यानी क्रोमेटिन मटेरियल जो है इसका यूनिट क्या है? न्यूक्लियोसोम। ठीक है, यानी न्यूक्लियोसोम जो है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्रोमेटिन मटेरियल भी कहते हैं। एक ही बात हो गई, क्योंकि क्रोमेटिन मटेरियल जो है ये न्यूक्लियोसोम से बने होते हैं। ठीक है, लेकिन क्रोमेटिन मटेरियल के लिए यूनिट का काम करता है वो न्यूक्लियोसोम करता है। अब ये आते हैं बेटा, जब ये ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्रोमोसोम कैसे वजूद में आते हैं? पहले हमारे पास डीएनए आता है। ठीक है बेटा, डीएनए जब हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे, अगर मैं इसको ले लो फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है, यहाँ पे मैं स्टार लगा दूंगा, डीएनए मैं ब्लैक से थोड़ा रिप्रेजेंट करता हूँ, ये फर्स्ट लिख ले। जब डीएनए आता है ये 2 नंबर पोजीशन पे हमारे साथ क्या करता है? 2 नंबर पोजीशन पे हमारे साथ हिस्टोन प्रोटीन या हिस्टोन अक्टोमर के साथ मिल जाता है, तो न्यूक्लियोसोम बनाता है। तो ये फर्स्ट सिचुएशन हो गया। ठीक है, ये क्रोमेटिन मटेरियल थोड़े थोड़े, लेकिन जब इसकी कंडेंसेशन होती है, ये अपने आप को मजीद फोल्ड कर लेते हैं, तो ये से 3rd नंबर पे एक और स्ट्रक्चर वजूद में आता है बेटा, ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इसको हम फिर कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर, ये असल में जो है ये आपको जो बेटा नजर आ रहा है ये हमारे पास है क्रोमेटिन फाइबर है। ठीक है बेटा, ये क्रोमेटिन क्या है? फाइबर है, या सिंपल इसको हम कह सकते हैं ये क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमेटिन मटेरियल, एक ही चीज है यार, इसमें इतना डिफरेंस नहीं है। ठीक है बेटा, लेकिन देखो न्यूक्लियोसोम की जब हमारे साथ फर्दर फोल्डिंग होगी, फर्दर ये देखो बेटा, ये एक न्यूक्लियोसोम की वो आ गया, फिर इसके पास दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये जो मजीद अपने आप को मजीद इस तरफ फोल्ड करेगा और एक धागा बनाएगा, एक रेशा बनाएगा, तो इसको हम फिर कहेंगे ये हमारे पास क्या है बेटा? ये हमारे पास क्रोमेटिन फाइबर है बेटा। क्या है? क्रोमेटिन फाइबर है। ठीक है बेटा, जब हमारे पास ये क्रोमेटिन फाइबर जो है ये ऐसा सिचुएशन, ये कंडेंसेशन, बेटा कंडेंसेशन केमिस्ट्री वाला कंडेंसेशन नहीं है। कंडेंसेशन का मतलब यह होता है फोल्डिंग, एक जगह पे इकट्ठे हो जाना, मतलब अपने आप को इस तरह कर देना कि मतलब ये जिस तरह मैंने आपको यहाँ समझाया कि जब किसी चीज की लेंथ ज्यादा हो लेकिन आप उस रस्सी को छोटा करके 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 उसको साइज में कम कर देते हो, लेकिन जब आप इसको खोलते हो तो इसके अंदर बहुत ढेरों सारे, क्योंकि डीएनए है तो इसके अंदर बहुत ढेरों सारे मालूमात है, लेकिन ये अभी आपको क्या करता है, ये अपने आप को मतलब छोटा करके अपने न्यूक्लियस में अपने आप को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्रोमेटिन फाइबर हो गया। ये पहले जो था हमारे पास बेटा वो हमारे पास था डीएनए, डीएनए के बाद ये स्टोन के अक्टोमर के इर्द गिर्द जो है उसने चक्कर लगाया। ठीक है, लिफ्ट वो होता है, तो फिर हमारे पास एक न्यूक्लियोसोम बनाता है बेटा। न्यूक्लियोसोम की जब फर्दर कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है, यानी फोल्डिंग स्टार्ट हो जाती है, क्रोमेटिन फाइबर वजूद में आता है। लेकिन क्रोमेटिन फाइबर को अगर हम देख लें, ये भी क्रोमेटिन फाइबर है बेटा, जिसको मैंने जरा मतलब यह इनलार्ज किया हुआ है। ठीक है बेटा, इनलार्ज किया हुआ है, लेकिन यहाँ हम अगर इसको आए दूर से जरा देख ले, ये हम इसके करीब आते जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या सिचुएशन था बेटा, ये जो है इसकी जब मजीद फोल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी बेटा,
तो इससे हमारे पास एक स्ट्रक्चर वजूद में आ जाएगा। जब क्रोमेटिन फाइबर मजीद अपने आप को फोल्ड करेगा, बेटा से स्ट्रक्चर वजूद में आ जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्रोमोसोम कहते हैं, या बाल्फाज दिगर हम इसको क्रोमेटिड कहते हैं। ठीक है, क्रोमेटिड और क्रोमोसोम जो है, ये इसको मैं भी आपको समझाता हूँ कि क्रोमेटिड क्या चीज़ है, क्रोमोसोम क्या चीज़ है। ठीक है बेटा, एक क्रोमोसोम जो होता है, ये अभी क्रोमोसोम है लेकिन इसके पास इसको ये विद सिंगल क्रोमेटिड है। ठीक है, ये क्रोमोसोम है लेकिन इसका क्या है, एक बाजू है। तो जब क्रोमोसोम का बाजू एक होगा तो वो उसका क्रोमेटिड होगा। ठीक है, ये इसका क्रोमेटिड है और उसकी ये 2 आर्म है। एक आर्म ये है, मतलब ये है कि ये सिंगल क्रोमेटिड है और सिंगल क्रोमोसोम है। यहाँ तक आप बेटा समझने की कोशिश करें। तो यू हो गया हमारे साथ फिनोमेना। यहाँ से अगर आप जाओगे सबसे बड़ा स्ट्रक्चर से ले रहे आप बेटा, बड़ा स्ट्रक्चर से आप लेके क्रोमोसोम या क्रोमेटिड से आप स्टार्ट ले रहे आप जाएंगे और अंदर इसके अंदर चले जाए तो आपको क्रोमेटिन फाइबर नजर आएंगे। क्रोमेटिन फाइबर से आप अंदर जाएंगे तो आपको क्या है, तो आपको न्यूक्लियोसोम या क्रोमेटिन मटेरियल नजर आएंगे। जब आप क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर जाएंगे बेटा, तो क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर आपको ये प्रोटीन, ये रेड कलर से जो मैंने डोनेट किया, ये नजर आएंगे। अगर उसके अंदर आप मजीद जाना चाहेंगे बेटा तो आपको डीएनए नजर आएगा। लेकिन एक बात और नोट कर ले बेटा, डीएनए जो है हमारे पास छोटे छोटे यूनिट से बनी होती है, इसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है बेटा, टाइड। लेकिन न्यूक्लियोटाइड जो है ये, अगर इसके मजीद आप अंदर, मतलब ये जिस तरह मैंने आपको डीएनए के अंदर आप अगर हम जाना चाहे तो ये छोटे छोटे यूनिट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ होगा और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। फिर इस न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को बेटा एक बात और याद कर ले बेटा, अगर हम फॉर एग्जांपल डीएनए का एक छोटा सा यू टुकड़ा ले ले, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ यू का, ठीक है, इसको अगर मैं एक छोटे से पोर्शन को ले लो बेटा तो फिर इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम जीन कहते हैं। बहुत स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन होता है बेटा, जीन। ठीक है, जीन असल में क्या है? ठीक है बेटा, जीन इज अ स्मॉल पोर्शंस ऑफ डीएनए। डीएनए का जब हम छोटा सा टुकड़ा ले ले बेटा, और ये जीन जो है ये हमारे पास एक जानदार में जो है फॉर एग्जांपल, या इस सेल में जो है ये हमारे साथ क्या करेगा, ये हमारे साथ एक पार्टिकुलर ट्रेट या एक खास खसूसियत कंट्रोल करेगा, या ये हमारे पास एक खास किस्म के प्रोटीन बनाएगा बेटा। ठीक है, तो ये हो गया जीन। फिर हमारे पास न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड असल में क्या चीज़ है बेटा, आपको समझ आ गया। जीन क्या चीज़ है, डीएनए आपको समझ आ गया बेटा। इसके बाद आपको न्यूक्लियोसोम की भी समझ आ गई बेटा। फिर उसके बाद क्रोमेटिन मटेरियल आप भी समझ गए, क्रोमेटिन फाइबर को भी आप समझ गए बेटा, क्रोमेटिड और क्रोमोसोम को आप भी समझ गए बेटा। यहाँ पे बात आता है बेटा, अक्सर ये होता है कि अक्सर क्लासेस में, या मैं भी अभी तक ये गलती करके आ रहा था, क्रोमोसोम, लेकिन ये गलती भी नहीं है बेटा। अगर हम सिंप्लिसिटी, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए जो है हम इसको क्या करते हैं, इस तरह सिंपल बनाते हैं। लेकिन क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता बेटा। क्रोमोसोम का असल स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है बेटा, वो वैसा होता है। ठीक है, क्योंकि ये फोल्डिंग किया किस चीज ने, क्रोमेटिन फाइबर ने, उसकी फाइबर ने फोल्डिंग किया वो होता है। ये असल में ऐसे होता है, लेकिन हम इसको बार बार के लिए इस तरह नहीं बना सकते अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, और अक्सर यू, या इसको हम इस शक्ल में या इस शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन बेटा एक बात नोट कर ले, या मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ही मैं अपने आने वाले लेक्चर में आपको डिटेल में इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेरी उम्मीद है इंशाल्लाह आपको यहाँ भी कुछ ना कुछ समझ आई होगी, आ जाएगी, आपको कुछ ना कुछ समझ आ जाएगी। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है बेटा, ठीक है, या वो ऊपर ऊपर ये ले ले या ये ले ले। यहाँ पे एक सवाल है बेटा, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, हाँ बेटा बेटा ये भी एक क्रोमोसोम है, ठीक है बेटा, ये क्या है, दिस इज अ वन क्रोमोसोम। क्या है बेटा, वन क्रोमोसोम, ठीक है। और ये कितने है बेटा, फॉर एग्जांपल ये भी वन क्रोमोसोम है, ठीक है बेटा, लेकिन देख, और ये भी कितने हैं, ये भी वन क्रोमोसोम है बेटा। और हम हर स्पीशीज में क्रोमोसोम की तादाद डिफरेंट होती है, उसके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, जैसे हम इंसान है, हम ह्यूमन है, तो हमारी, आपको पता है आपके बॉडी में बिलियन ट्रिलियन सेल क्यों ना हो, लेकिन हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर बेटा 46 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। कितने, ये कांस्टेंट होंगे, ठीक है, ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये 46 होंगे, पता नहीं बिल्ली और उसके बाद के डॉग्स, जितने आप मुख्तलिफ स्पीशी की तरफ जाओगे तो उसमें आपको क्रोमोसोम की तादाद मुख्तलिफ मिलेगी, ठीक है बेटा।
या हाँ, हम बात कर रहे थे बेटा, ये कंफ्यूजन अक्सर स्टूडेंट को होता है बेटा, ये भी एक क्रोमोसोम है और ये भी एक क्रोमोसोम है। अक्सर स्टूडेंट ये देखते हैं कि यार ये तो 2 क्रोमोसोम है। नहीं बेटा, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये भी एक क्रोमोसोम है। और मैं इसको आपको थोड़ा सा भी समझाता हूँ, लेकिन बाद में इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में जब हम साइकिल पढ़ेंगे मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। ये भी बेटा एक क्रोमोसोम है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है। ये क्यों होता है बेटा? बेटा जब सेल डिवीजन होता है, अब हमारा ये कंसर्न नहीं है, लेकिन जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन की तरफ जाता है, तो डिवीजन से पहले क्या होता है बेटा, उसके इंटरफेस पेज में जब चला जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ इधर, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके इंटरफेस स्टेज में बेटा ये होता है कि फिर यू क्रोमोसोम जब आपको डिवीजन में जाने से पहले जब हम इंटरफेज में चले जाते हैं, और इंटरफेज में हमारे पास क्या होता है बेटा, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये क्रोमोसोम है वैसे 46, ठीक है बेटा, लेकिन मैं एक बना रहा हूँ तो फिर सबके साथ यू होगा, ठीक है, ये एक फिनोमेना फिर सबके साथ होगा, ठीक है। ये क्रोमोसोम है बेटा, इस क्रोमोसोम के अंदर आपको पता है बेटा डीएनए पड़ा हुआ है। सिंपल, अगर मैं इसको इधर लिख दूं कि ये हमारे पास क्या है, डीएनए है, और फिर यू है, आपको पता है कि इसके पास हिस्टोन प्रोटीन है, इसका स्ट्रक्चर यू बना हुआ है। अच्छा, तो बेटा इसके क्या क्या होता है सिचुएशन, इसका ये होता है कि ये जब सेल डिवीजन के लिए जा रहा हूँ, तो ये यू करता है बेटा कि ये एक क्रोमोसोम है, तो इस क्रोमोसोम के अंदर जो बेटा डीएनए होगा, क्या होगा बेटा, डीएनए, ठीक है। तो ये अपने डीएनए को क्या करता है, रिप्लिकेट कर देता है। तो ये अपने जब डीएनए को रिप्लिकेट करता है, तो ये अपने साथ क्या करता है, यू दूसरा क्रोमेटिड बनाता है। ये बेटा अभी भी एक क्रोमोसोम, क्या है बेटा, एक क्रोमोसोम है, लेकिन इस क्रोमोसोम के अभी क्या है, 2 क्रोमेटिड बन गए। यहाँ एक क्रोमोसोम है या एक क्रोमेटिड है, यहाँ भी एक क्रोमोसोम है, लेकिन सेल में डिवीजन से, यानी इस सिंथेसिस फेज से, इंटरफेस के सिंथेसिस फेज से जाने के बाद जो है, इसने अपने डीएनए के अमाउंट को डबल किया। ये भी अब एक क्रोमोसोम है बेटा, 1 क्रोमोसोम, लेकिन इसके क्रोमेटिड कितने हैं, इसके क्रोमेटिड जो है वो 2 है। तो इसी तरह जब 46 क्रोमोसोम होंगे, तो 46 वाड़ मतलब 46 क्रोमोसोम तक जाने के लिए जितने भी 46 क्रोमोसोम है, हर क्रोमोसोम जो है वो अपने डीएनए के मान को क्या करेगा, डबल करेगा। तो उसी दौरान जब सिर्फ डिवीजन के लिए जा रहा होता बेटा, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा, तो उसमें फिर होंगे कितने क्रोमोसोम, 46 बेटा, कितने होंगे, 46। लेकिन हर क्रोमोसोम के पास क्या होगा, हर क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड होंगे। तो उसी दौरान उसके पास 92 क्रोमेटिड होंगे, ठीक है, क्योंकि फिर उसी दौरान उसके मतलब हर सिंगल क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड, और इसको फिर सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं बेटा, ठीक है। इंशाल्लाह ये मैं बाद में आपको समझाऊंगा, ये हमारा कंसर्न नहीं है बेटा। बेटा यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखी थी, अच्छा ये हो गया, ठीक है बेटा। बेटा यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखी थी, वो ये थी कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये नॉन हिस्टोन, हिस्टोन का तो मैंने बता दिया कि ये हिस्टोन ऑक्टोमर बनाता है। या यहाँ पे हमारे पास कौन से प्रोटीन होते हैं बेटा, ये H1 जो मैंने आपको बोल दिया, ठीक है, ये एक तो मैंने आपको H1 बोल दिया बेटा। यहाँ पे ब्लैक कलर से जो मैंने डिनोट किया, यहाँ पे ऐसे प्रोटीन होते हैं जो नॉन हिस्टोन, नॉन हिस्टोन का मतलब ये होता है कि स्ट्रक्चरल हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन होते हैं मतलब ये स्ट्रक्चर में या ये स्ट्रक्चर बनाने में किरदार अदा करते हैं क्रोमेटिन फाइबर के, लेकिन हिस्टोन नहीं होते। ये क्या है, ये इसकी इधर लग जाते हैं, और एक दूसरे का जब इसका ये एक बीड ऑन द स्ट्रिंग, या ये एक सांचा, ये दूसरा सांचा, जैसे तीसरा चौथा, ये तो मैं सारा नहीं बना सकता, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब ये सांचे इसको आपस में मिलाते हैं, तो इसके लिए ये इसके बीच में सीमेंट का काम करता है। तो ये जो है, ये हमारे पास नॉन हिस्टोन प्रोटीन हो गए, ठीक है, ये किसी और किस्म के प्रोटीन होते हैं। अच्छा बेटा, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है। और आइंदा आने वाले लेक्चर में है जो हम इंशाल्लाह इसको मजीद आपको जो है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो, तो जब हम साइकिल की तरफ जाएंगे तो इस को मजीद क्लियर करने की कोशिश करेंगे बेटा, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही, आप अपने दुआओं में याद रखिए, ठीक है। आप मतलब ये कि अपनी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमें भी हौसला मिल जाए, अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रही है तो आप हमें थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, ठीक है, आप अप्रिशिएट कीजिए हमें, इंशाल्लाह अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है। और मेरी उम्मीद यही है कि चैनल मैंने इसलिए बनाया, ये लेक्चर मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपका जो है बेटा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक रट्टा लगाना होता है, एक कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करवाना होता है आपको। इंशाल्लाह जब मैं जो जो लेक्चर बनाऊंगा बेटा, उसमें मैं ज़्यादा जो है, इसमें ज़्यादा वो ऐसे डीप नहीं जाऊंगा कि बात चीज़ें रट्टा करनी पड़ती है, लेकिन सिंपल
एक ट्रिक्स के थ्रू आपका कंसेप्ट क्लियर करवाना चाहूंगा। बाकी सारी चीजें किताबों में पढ़ी हुई होती है, ठीक है बेटा। तो अब तक के लिए इतना ही, अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चरों में जो है आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे, ठीक है बेटा। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको कोई फायदा मिल रहा हो इंशाल्लाह, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप जो है इसको सीक्वेंस वाइज इसको जो है इनसे अपना कंसेप्ट क्लियर करते रहे। तो दुआओं में याद रखिए। आप तक दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।